1996 में एक कारागार था जिसे सबसे सुरक्षित दीवार के नाम से जाना जाता था। उस समय एक कैदी ने महसूस किया कि वह सबकी आंखों में धूल झोंक करके भाग सकता है। इस प्लान के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता थी। अकेले ये सब करना काफी मुश्किल था। इस कैदी ने 6 अन्य कैदियों को जुटाया जिनके पास विभिन्न कौशल हैं और एक टीम बनाई। जब 2 टीम के सदस्य भागने के टनल में खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक कारागार के अलार्म बजने लगे क्योंकि एक और कैदी ने गार्ड को छुरा मार दिया था। इस घटना ने कारागार में आपात स्थिति उत्पन्न कर दी और गार्ड जल्दी से कैदियों उनके सेल में जाने के लिए आदेश दिया। ऊंची सुरक्षा के बावजूद भी वह टनल से बाहर निकलने में कामयाब हो पाए। यह कहानी रोमांचपूर्ण घटनाओं से भरी है जो कैदियों की तेज विचारधारा और बुद्धिमत्ता को दिखाती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमर है। अब चलिए हम वीडियो में पूरी कहानी की ओर चलते हैं। यह कारागार पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में स्थित है और यह अमेरिका और दुनिया के सबसे पुराने सुधारी करने वाली संस्थानों में से एक माना जाता है। यह कारागार 1882 में निर्मित हुआ था और 2005 में 123 वर्षों बाद में इसे बंद कर दिया गया। 1882 में इसके उद्घाटन के समय यह एक सबसे आधुनिक और उन्नत कारागार माना जाता था। इस कारागार का निर्माण कैदियों को सुधारने का उच्च उद्देश्य रखते हुए किया गया था जो इसकी दीवारों के भीतर आते थे। हालांकि इसकी शक्तिशाली सुरक्षा के लिए यह कारागार सुरक्षित दीवार का उपनाम प्राप्त कर लिया था, क्योंकि इसके अस्तित्व के दौरान एक भी कैदी इससे बाहर निकलने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था। कारागार की दीवारें एक प्रबल किले की तरह थीं, जिसमें सीमेंट और पूर्ण पत्थर से बनाया गया था। इन दीवारों को लोहे से मजबूत किया गया था। इसके अलावा कई बाहरी चौकीदारी टावर और सुरक्षा प्रणालियों द्वारा यह कारागार पर 24 घंटे नजर रखी जाती थी। कैदियों में से एक व्यक्ति नूनो पोंटिस नामक था, जो कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह कई चोरी और डकैती के जुर्म में कारागार में सजा काट रहा था। इसके अलावा उसे रॉबिन हुड की भूमिका निभाने का शौक था। वह चोरी की गई सामग्री को अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों में बांटता था जो गरीब या मुश्किल में थे। हालांकि चोरी की गई सामग्री का बड़ा हिस्सा नूनो खुद ही रखता था, जिससे वह लग्जरी कारों में घूमता, सबसे महंगे होटलों में भोजन करता था, जिससे उसे खुशी मिलती थी। नूनो को कई बार कारागार में बंद किया गया और 1992 में उसे पश्चिमी पेनिटेंशरी में 15 साल की सजा सुनाई गई। समय बीतते ही नूनो ने कारागार की बिगड़ती हालत का अनुभव किया। जेल में अपनी क्षमता से ज्यादा कैदियों को ठहराने के कारण कैदियों के बीच हिंसा में बढ़ोतरी हुई। कभी कभी उसने कैदियों को आपस में छुरा मारते हुए देखा। कुछ तो उसके सामने ही मर जाते थे। एक ऐसा समय आ गया था जब ऐसी हालत को बिगड़ते हुए देखकर नूनो को लगा कि यहां उसकी जान को खतरा है। 1996 में जब एक नया सेलमेट ग्रेग क्वायरिंग उसकी सेल में ट्रांसफर हुआ, उसे वह अवसर मिला। दोनों जल्दी मित्र बन गए और एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे। एक दिन नूनो ने ग्रेग से भागने की योजना के बारे में खुलकर बात की। ग्रेग उत्साहित हो गया और सहमत हो गया। साथ में भागने के विभिन्न तरीकों पर विचार करने लगे। उनका पहला विचार था कि कारागार की दीवारों को तोड़कर भाग जाएं। हालांकि जल्दी समझ लिया गया कि यदि वे इसे करने में सफल हो गए तो भागने की बात जल्दी ही पता चल जाएगी और वे फिर से पकड़े जाएंगे। एक और विचार था कि जेल के निर्माण के ट्रक या वाहनों का उपयोग करके भागें, क्योंकि जेल हमेशा रखरखाव करता रहता था। हालांकि कारागार प्रशासन इस संभावना के बारे में सतर्क था और ट्रक किसी भी जेल से निकलने से पहले सभी कैदियों की गिनती करता था, जिससे इस तरीके से भागना संभव नहीं था। तीसरा विचार था पारंपरिक तरीके से एक भूमिगत सुरंग खोदना। इसमें एकमात्र समस्या थी कि कारागार के इतिहास में कभी कोई ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया था। कई कैदियों ने भूमिगत सुरंग खोदकर भागने की कोशिश की, लेकिन किसी की सफलता नहीं हुई। इसलिए नूनो ने एक योजना बनाने का निर्णय लिया जिससे वे एक सुरंग खोद सकें और पिछले कैदियों द्वारा की गई गलतियों से बच सकें। उन्हें पहले एक तीसरा साथी की आवश्यकता थी जिसके पास सुरंग खोदने का अनुभव हो, क्योंकि नूनो और ग्रेग दोनों के पास इस कार्य के लिए आवश्यक अनुभव नहीं था। यहाँ आता है केविन बिलिंग्सले, एक और कैदी जो विभिन्न आरोपों के लिए 40 साल की सजा भुगत रहा था, जिसमें चोरी और हथियारबंद हमले शामिल थे। केविन के पास वह अनुभव था जिसकी नूनो को आवश्यकता थी। नूनो ने केविन को मनाया, जिसके पास खोदने का अनुभव था, और उनकी टीम में शामिल होने के लिए माना लिया। नूनो लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखेगा और तय करेगा कि कहां से खोदना शुरू करें और सुरंग कहां जाएगी। केविन की मुख्य जिम्मेदारी सुरंग की खोदाई करनी थी। नूनो को कारागार में खोदने के लिए सही स्थान ढूंढना था। इसके लिए उन्हें कारागार के विभिन्न क्षेत्रों और इमारतों का अन्वेषण करना था। उन्होंने मेंटेनेंस विभाग में नौकरी पाने का निर्णय लिया,
जिससे उन्हें कारागार में घूमने और इसके ढांचे और सुविधाओं के बारे में जानने की जानकारी मिलेगी। मेंटेनेंस विभाग में काम करने से नूनो को कारागार के अंदर प्लम्बिंग, पाइपलाइन, बिजली कनेक्शन और एयर कंडीशन सभी जगहों का एक अच्छा आइडिया लगेगा, जो इस प्लान के लिए बहुत जरूरी था। इसके अतिरिक्त इंजीनियर कार्यालय में कारागार के सभी नक्शे शामिल थे, जिनमें हर इमारत और ब्लॉक शामिल थे। नूनो ने कारागार के इंजीनियर कार्यालय और मेंटेनेंस कार्यशाला में काम करने के लिए अपनी जगह बना ली, जिससे उन्हें कारागार के सभी मेंटेनेंस समस्याओं का एक्सेस मिल सके और वह सारी जानकारी इकट्ठा कर सके। हालांकि इस जानकारी को एक दिन में इकट्ठा करना संभव नहीं था, इसमें कई महीने लग गए। इस दौरान नूनो ने निरंतर टनल शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान की खोज करना शुरू किया। भाग्यशाली तरीके से एक दिन मेंटेनेंस समस्या कारागार के बाहरी गोदाम में हुआ। यह गोदाम कारागार की दीवारों के बाहर स्थित था और सड़क के सामने था। कारागार का बाहरी हिस्सा होने के बावजूद गोदाम बाहर से आने वाले सामान और कपड़ों की चेकिंग करता था। इसे कारागार के अंदर उपयोगी सामानों को रखने के लिए भी संग्रहण स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नूनो को यह पता था कि यह गोदाम इमारत, जो कारागार की दीवारों से सटी हुई थी और सीधे सड़क को खुलती थी, टनल के लिए एक बहुत सही एग्जिट पॉइंट होगा। यदि वे टनल के माध्यम से यहां तक पहुंच सकें तो उन्हें सीधा सड़क तक पहुंच जाएंगे। हालांकि नूनो को अभी भी टनल के एंट्री पॉइंट खोजने की जरूरत थी। संभवतः यह गोदाम के करीब ही पॉसिबल था, ताकि टनल की लंबाई को कम किया जा सके। दूसरा भाग वहां हो सकता है जहां मेंटेनेंस कार्यों के लिए अलग से एक कमरा मौजूद है। यदि ऐसा है तो नूनो को उस कमरे पता लगाना था और उसके नीचे क्रॉलिंग स्पेस ढूंढनी थी, जो उन्हें गोदाम तक पहुंचने में मदद कर सकता है। वह नूनो को टनल की खुदाई के लिए परफेक्ट खुदाई का पॉइंट होगा। वह कमरा जिसमें रॉल स्पेस है से नूनो खुदाई शुरू करने की योजना बनाता है। हालांकि समस्या थी कि मेंटेनेंस कमरे में एक ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी केवल गार्ड्स के पास थी, इसलिए द्वार से प्रवेश करना मुश्किल था। अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत कठिन था। उनका दूसरा विकल्प था मेंटेनेंस कक्ष की दीवारों को तोड़ना। दीवार को तोड़ने के लिए उन्हें मेंटेनेंस कार्यशाला में उपलब्ध एक ड्रिल का उपयोग करना था। हालांकि नूनो सीधे ड्रिल लेकर दीवार पर काम शुरू नहीं कर सकता था, उसे बहाना बनाने की आवश्यकता थी। इसलिए उसने गंदगी रगड़ते हुए मेंटेनेंस कक्ष के पास एक पाइप तोड़ दी। फिर उसने मेंटेनेंस इंजीनियर को इस पाइप के टूटने की जानकारी दी, जिसकी जिम्मेदारी पाइप को ठीक करने की थी। इंजीनियर ने उसे काम के लिए आवश्यक सामग्री लेने की अनुमति दी। नूनो ने उनमें से एक ड्रिल चुनी। हालांकि कारागार के नियमों के अनुसार उसे किसी गार्ड के साथ काम करते समय साथ ले जाना पड़ता था। इसका अर्थ यह था कि वे उसे खतरनाक उपकरण जैसे ड्रिल का उपयोग नहीं करने देते थे, जब तक कोई उन्हें देख रहा ना हो। तो नूनो गार्ड के साथ बाहर गया और उसने खुद ही तोड़ी हुई पाइप पर काम शुरू किया। गार्ड उसके पीछे जमीन पर खड़ा था। तोड़ी हुई पाइप वाली दीवार दाईं ओर थी। नूनो पाइप पर काम करते समय गार्ड उसके पीछे था। हालांकि वह दीवार जिसे नूनो तोड़ना चाहता था, वास्तव में बाईं ओर थी। हालांकि गार्ड उसे ध्यान देने और उसके काम की हर विवरण को मॉनिटर करने के लिए पूरी तरह से संरचित नहीं रहता था। जब गार्ड का ध्यान कहीं और था, वह दूसरी ओर देख रहा था। नूनो तुरंत दूसरी दीवार की ओर चला जाता और उस पर काम शुरू कर देता। दीवार में ड्रिलिंग करना शुरू कर देता है। गार्ड उस वक्त अपनी ही कुछ चीजों में व्यस्त था और सोचता है कि नूनो अपना काम कर रहा है, इसलिए वह ध्यान नहीं देता। दुर्भाग्यवश नूनो द्वारा उपयोग की जा रही ड्रिल पर्याप्त ताकतवर नहीं थी, जिससे वह दीवार में सफलतापूर्वक ड्रिल कर सके। काफी समय भी लग रहा था। इस परिणाम स्वरूप नूनो ने इस पूरे दृष्टिकोण को छोड़ने का निर्णय लिया। दीवार काफी मजबूत थी और अब समझ आ रहा था कि इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। अब उसने फिर से विचार किया मेंटेनेंस रूम के दरवाजे से प्रवेश करने के तरीके के बारे में। उसको चाबी की आवश्यकता होगी, लेकिन चाबी तक पहुंचना यह कैसे होगा, पता नहीं था, जबकि चाबी केवल गार्ड्स के पास ही होती थी। इसलिए फिर से तीनों साथी फिर से बैठक करने के लिए इकट्ठे हुए। उन्हें एक ऐसी चीज ढूंढनी थी जो उन्हें चाबी की कॉपी बनाने में मदद कर सके। इसलिए उन्होंने विभिन्न चीजों के साथ प्रयोग किया जो चाबी के छाप को कैप्चर कर सके। वे साबुन, ऑटमील और एंट में स्टायरोफोम की कोशिश की, जो पैकेजिंग बॉक्सों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री है, और पाया कि यह चाबी की एक अच्छी कॉपी बना सकता है। एक बार जब उनके पास छाप हो, तब वे नूनो के काम करने वाले मेंटेनेंस वर्कशॉप में उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करके एक तांबे की चाबी बना सकते थे, जिससे कि मेंटेनेंस रूम का लॉक खोल सकें। कुछ दिनों तक वो गार्ड को मॉनिटर करने लगे। जब गार्ड द्वार खोलने के लिए आया, तब उन्होंने चाबी का उपयोग किया और गार्ड को देखा।
और वही चाबी उन्हें चाहिए। अब उन्हें पता चल गया कि यह कौन सी चाबी थी, लेकिन स्पष्ट है कि वे सीधे गार्ड से चाबी छीन नहीं सकते थे। तब नूनो ने एक प्लान बनाया और दो साथियों को आपस में टकराने का नाटक करने के लिए कहा। जैसे ही दो साथी आपस में टकराए, गार्ड को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब गार्ड दो कैदियों के बीच की लड़ाई को संभालने में व्यस्त था, तब नूनो उसके पीछे छिप गया और कुछ ही सेकंड में वह चाबी को उसके साथ लिए हुए स्टायरोफोम के टुकड़े में दबाकर उसकी डिजाइन को कॉपी कर सके। नूनो ने यह काम इतनी सहज और आसानी से किया और उसने चाबी की डिजाइन कॉपी करके गार्ड के ध्यान में आए बिना दूर चला गया। कुछ दिनों के बाद वे उस छाप से चाबी बना सके। जब चाबी तैयार हो गई तो उन्होंने द्वार पर इसे प्रयोग करने का निर्णय लिया। चाबी की प्रयोग करना एक जोखिम भरा काम था, खासकर जब एक वॉच टावर हमेशा दरवाजे की ओर देख रहा हो। हालांकि यह दूरी में थी, वॉच टावर में बैठे गार्ड उन्हें देख सकते थे। नूनो और ग्रेग ने मेंटेनेंस रूम के दरवाजे की जांच की। ग्रेग ने किसी भी नजदीक आने वाले गार्ड की निगरानी रखी, जबकि नूनो ने चाबी का और इसे घुमाने का प्रयास किया। हालांकि दुर्भाग्य से चाबी ताले में अंदर ही टूट गई। यह बहुत ही पतली और कमजोर थी और ताले में घुमाने पर तुरंत टूट गई। अब टूटी हुई चाबी लॉक में फंस गई थी। अब नूनो और उसके साथी को नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें डर था कि गार्ड उन्हें देख लेंगे और अगर वे टूटी हुई चाबी को ताले में छोड़ देंगे तो गार्ड को उनकी योजना के बारे में जानकारी हो जाएगी और वह सतर्क हो जाएगा। ऐसे में पूरे कारागार में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती थी और उनकी पूरी योजना को नष्ट कर सकती थी। इसलिए उन्हें चाबी को ताले से निकालने की आवश्यकता थी और इसका एकमात्र तरीका यही था कि वे नूनो के काम करने वाले मेंटेनेंस वर्कशॉप के उपकरणों का उपयोग करें और चाबी को निकालें। लेकिन जो टूल्स चाबी निकालने के लिए चाहिए थे वो अलमारियों के अंदर थे और दरवाजों को ताला लगा था। हालांकि नूनो ने इसके लिए पहले से ही बैकअप प्लान बनाई थी और वर्कशॉप के दरवाजे और अलमारियों और दरवाजों की चाबियों की प्रतिलिपि बनवा ली थी, जिससे उन्हें वर्कशॉप के दरवाजे को खोलने और किसी भी आवश्यक उपकरण को किसी भी समय लेने की सुविधा मिल सके। नूनो ने एक प्लेयर लिया और वर्कशॉप से मेंटेनेंस रूम के दरवाजे की ओर भागा। जल्दी से उसने काम शुरू किया और ताले से टूटी हुई चाबी को निकालने की कोशिश की, जबकि ग्रेग क्षेत्र की निगरानी कर रहा था। कई प्रयासों के बाद नूनो को सफलता मिली। टूटी हुई चाबी की टुकड़ी को बाहर निकालने में नूनो इस बार भी काफी भाग्यशाली साबित हुआ, क्योंकि ये सब करते उसको किसी ने नहीं देखा। नूनो फिर तत्काल वर्कशॉप में प्लेयर्स को वापस रख देता है और वे जल्दी से वहां से बाहर निकलते हैं। पहली प्रयास की चाबी असफल रही, लेकिन चाबी की खुद की विचारधारा अभी भी संभव थी, क्योंकि उनके पास अभी भी चाबी की कॉपी थी और उन्हें बस एक नई मजबूत चाबी बनानी थी। कुछ दिनों के काम के बाद उन्होंने एक नई चाबी बना ली। इस बार जब वे इसे प्रयास किया तो उन्हें दरवाजे को खोलने में सफलता मिली। अंततः उनके सभी प्रयासों के बाद उन्हें मेंटेनेंस के कमरे में घुसना संभव हो पाया। लेकिन खुदाई प्रक्रिया शुरू करने से पहले नूनो ने एक चालाक विचार बनाया था, जो गार्ड को विचलित करने के लिए था। नूनो की विचारधारा थी कि उनके साथीदार बंदी गृह के अंदर शराब बनाने की शुरुआत करेंगे। ये सब उन्होंने गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए किया। वे जेल की सीमाओं के भीतर शराब उत्पादित करने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें महत्वपूर्ण मात्रा में उत्पादित करने में सफल रहने में कठिनाई हुई। फिर उन्होंने इसे बंदी गृह के कैदियों के बीच वितरित किया गया। इस तरीके से उन्होंने गार्ड का ध्यान भटका दिया और पूरी तरह से शराब बनाने और वितरण का पता लगाने में लग गए, जबकि वह इस बात से अनजान थी कि यह पूरा ऑपरेशन केवल जेल से भागने वाली सुरंग खोदने के लिए एक कवर था। इन जोखिमों के बावजूद काम धीरे धीरे बढ़ रहा था। नूनो और केविन ने टीम में और सदस्यों को जोड़ने की संभावना पर चर्चा की थी, ताकि काम की भारी बढ़त और खुदाई की गति में वृद्धि हो सके। हालांकि कैदियों को जोड़ने सोचने से पहले केविन को संदेह हुआ कि एक कैदी को शायद उनकी इस प्लान का शक है। वह कैदी बंद मेंटेनेंस रूम से उनकी रोजाना की प्रवेश और निकासी को ध्यान से नोट करता था। हालांकि यह कैदी, जिसका नाम कार्मिन केलर था, ऑपरेशन का हिस्सा बनना चाहता था। कार्मिन हत्या के लिए उम्र कैद सजा काट रहा था। वह कारागार के शिक्षा और पुनर्वास विभाग में काम करता था, जिससे उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हुए। इनमें से एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था कि वह कारागार के अधिकांश क्षेत्रों तक बिना परमिशन के स्वतंत्रता से पहुंच सकता था। इससे उसे टनल की खुदाई के लिए अधिक समय मिलता था। इसके अलावा उसका काम उसे अन्य कैदियों के लिए पास जारी करने की भी पावर थी। उस पास को दिखा के कैदी अपने कक्षों या कार्य क्षेत्रों से बाहर निकल सकते थे। इसलिए कार्मेन का समूह में शामिल होना काफी फायदेमंद हो सकता था। उन्हें उस जेल क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए एक गाड़ी की आवश्यकता होगी जब वे सुरंग से बाहर निकले।
दुर्भाग्यवश उनमें से किसी को जेल के बाहर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पता था जो उनकी मदद कर सकता। इसी कारण से नूनो ने अपनी समूह में एक चौथा सदस्य शामिल करने का फैसला किया जो जेल के बाहर कनेक्शन रखता हो और संभावित रूप से उन्हें एक गाड़ी प्रदान कर सकता हो। यहां आता है समूह का नया सदस्य, एक बूढ़े आदमी का नाम जॉर्ज कनार्ड है। कनार्ड दोषी थे और उन्हें उम्र कैद से रहते हुए एक जीवनकालीन सजा सुनाई गई थी और वह उसी शहर का था जहां जेल स्थित थी। जॉर्ज की उम्र के कारण वह उनके साथ खुदाई करने की उम्मीद नहीं थी, तो तीनों नूनो, केविन और कार्मेन ने अपनी टनल खुदाई की गति तेज कर दी। लगभग 1 महीने के निरंतर काम के बाद उन्होंने 4 मीटर गहराई और लगभग 9 मीटर की लंबी सुरंग की खुदाई की, जो उन्हें सीधे जेल की दीवार के नीचे होते हुए बाहर तक निकाल सकती थी। एक दिन दिसंबर 1996 में घटना हुई। केविन और कार्मेन मेंटेनेंस रूम खुदाई कर रहे थे और नूनो दरवाजा की रखवाली कर रहा था। अचानक जेल के अलार्म बजने लगे। गार्ड्स ने सभी कैदियों को तत्काल अपने सेल में वापस लौटने के लिए आदेश दिए। इसका कारण था कि एक कैदी ने 2 गार्ड्स को छुरा मार दिया था। इस घटना ने तुरंत जेल में एक आपात स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण सभी कैदियों को अपने सेल में वापस लौटना था और इनकी गिनती होने वाली थी। समस्या यह थी कि केविन और कार्मेन में से दोनों मेंटेनेंस रूम में बंद थे और सुरंग खुदाई कर रहे थे। जब अफरा तफरी मची हुई थी तो नूनो ने अपने डॉर्मेट्री में प्रवेश करने के लिए लगी हुई लाइन में खड़े 2 कैदियों में से एक को झगड़ा करने के लिए कहा और उन्हें इनाम का वादा किया। जब गार्ड झगड़ा रोकने के लिए व्यस्त हो गए, नूनो ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जल्दी से मेंटेनेंस रूम की ओर दौड़ते हुए गया। उसने जल्दी से मेंटेनेंस रूम के दरवाजे को खोला, सीधे क्रॉल स्पेस की ओर चला गया और सुरंग के मुख पर पहुंचा तो वहां केविन और कार्मेन ऑलरेडी वापस सेल में जाने को तैयार थे, क्योंकि उन्होंने अलार्म सुन लिया था। भाग्यशाली ढंग से किसी भी संदेह को उत्पन्न किए बिना तीनों कैदियों ने अपने सेल में त्वरित रूप से वापसी चले जाते हैं। इस घटना ने उन चारों कैदियों के बीच जुड़ाव और संबंध को मजबूत कर दिया था। अगले दिन वे लगातार रूप से टनल को और 4 मीटर तक खोदते रहे, जब तक कि आखिरी मिट्टी का ढेर नीचे नहीं गिर गया। अब वे छोटे छोटे छेदों से आसमान को देख पा रहे थे। यहां उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि निकलने लायक छेद अभी तक नहीं बना पाए थे। नूनो ने कार्यशाला में प्रवेश किया और एक बड़ी ड्रिल और एक हाइड्रोलिक जैक, जैसा कि कारों को उठाने के लिए उपयोग होता है, के साथ अन्य आवश्यक उपकरणों को ले आए। एक साथ वे कंक्रीट फर्श के विभिन्न क्षेत्रों में कई छेद ड्रिल करके इसे कमजोर करने का प्रयास करते हैं और उन्होंने परफेक्ट निकासी स्थान बना दिया था। लेकिन उन्हें भागने के लिए अगले दिन का इंतजार करना पड़ा। भागने के लिए सबसे अच्छा समय सवेरे के बाद था, क्योंकि शाम की जेल में कैदियों की गिनती होती थी। यहां कार्मेन केलर बाकी सभी साथियों को अपनी सेल से बाहर रुकने के लिए पास प्रदान करता है, जिससे सभी कैदी अपनी सेल पहले छोड़ने के लिए उपयोग कर सकते थे। उस रात 6 व्यक्ति अपनी सेल में उत्सुकता और चिंता से भरे रहे, जबकि नूनो को नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह 8 जनवरी 1997 को उन्होंने अपनी भागने की योजना शुरू की। सुबह 6 बजे के बाद कार्मेन द्वारा वितरित परमिट का उपयोग करके वे काम का बहाना बनाकर अपनी सेल से बाहर निकले। हालांकि उनका वास्तविक उद्देश्य मेंटेनेंस रूम और टनल था। उन्हें जल्दी चलने की जरूरत थी, क्योंकि सुबह 10 बजे तक कैदियों की गिनती उनकी अनुपस्थिति का पता लगा देगी। वे 6 लोग मेंटेनेंस रूम तक पहुंचे और यह तय किया कि केविन पहले टनल में जाएंगे और नूनो उसके पीछे। वृद्ध और चोर बाकी को बीच में रखा गया, क्योंकि यह उनके लिए पहली बार था टनल में प्रवेश करने का, और यदि कोई समस्या उठी तो उनकी मदद की जा सके। वास्तव में बूढ़े साथी के साथ कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे देरी हुई। हालांकि कुछ प्रयासों और सहायता के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक बाहर निकल गए। एक एक करके वे दूसरी ओर निकल आए। पहली चीज जो उन्होंने की थी, उन्होंने अपनी जेल वर्दी उतारकर सामान्य कपड़े पहन ली। अद्भुत तो यह था कि उस समय जेल की अनुमति थी कि बंदियों को उनके जेली वस्त्र के अलावा निजी कपड़े रखने की अनुमति होती थी। लेकिन समस्या यह थी कि गेट के सामने सीधे स्थित एक चौकीदार वॉच टावर था और गार्ड उन्हें देखेगा। नूनो ने इसे भी योजना का हिस्सा बनाया था और वे जेल के भीतर से चोरी करके लाए गए मजदूरों के हेलमेट पहन लेते हैं। तब वॉच टावर गार्ड को लगा कि वे मजदूर हैं जो आमतौर पर गोदाम से बाहर निकल रहे हैं। वहां टॉम द्वारा पहले से ही एक कार का बंदोबस्त किया गया था। पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने कारागार क्षेत्र के आसपास खोज शुरू की। हालांकि वे इसके बारे में अनजान थे कि कैदियों द्वारा पहले से ही सड़क पर 2 घंटे में 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी कार से तय कर ली थी।
समाचार पत्र और मीडिया भगदड़ मच गई और अगले दिन कई न्यूज टेलीकास्ट की गईं, जिसमें कैदियों के फोटो और नाम शामिल थे। नूनो की योजना थी कि वे पहले टेक्सास जाएंगे और फिर मैक्सिको को जाएंगे, इसके बाद किसी दक्षिण अमेरिकी देश में जाएंगे। वो सफलतापूर्वक अपने पहले लक्ष्य टेक्सास तक पहुंच गए। अब टेक्सास से मैक्सिको जाने के लिए उन्हें सीमा पार करनी थी, जिसका मतलब था कि वे अपने लिए जाली पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। नूनो के पास टेक्सास में कुछ कनेक्शन थे और उसे पता था कि कौन सा व्यक्ति इन जाली दस्तावेज तैयार कर सकता है। पुलिस उन्हें खोज रही थी, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उस दिन पुलिस को थॉमस के एक रिश्तेदार से एक सूचना मिली, जो बुजुर्ग संदिग्ध कैदी थे। रिश्तेदार ने पुलिस को सूचित किया कि थॉमस को टेक्सास के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस सूचना के साथ पुलिस ने टेक्सास में कैदियों के लिए एक व्यापक चेतावनी जारी की। नूनो 2 दिन तक जंगलों में छिपे रहे। इसी बीच बाकी लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और फिर नूनो सुनिश्चित करने के बाद कि पुलिस ने उसका पीछा छोड़ दिया, होटल में वापस लौटने का निर्णय लेता है। हालांकि उसे पता नहीं था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। वे होटल में घुसे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। माहिराना योजना और प्रयास के बावजूद उन्होंने केवल थोड़े समय के लिए स्वतंत्रता का आनंद मिल पाया और इस बार पहले से अपेक्षित सजा से अधिक कठोर सजा दी गई। ऐसा कहा जाता है कि नूनो को एकांतवास में 14 वर्षों के लिए रखा गया, जहां उसे दिन में 23 घंटे कैद रहना पड़ा। सिर्फ 1 घंटे के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति थी। हमारी आज ये कहानी यही खत्म होती है। ऐसे ही रोमांचक सच्ची कहानियों के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।